आप सेटिस्फाई हो जाए कि जो आपने पढ़ा है आपको आ गया है, और मेरी भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम लोगों ने इसको कंप्लीट से। इसकी डेफिनेशन किसको याद है बेटा? फॉर इंसान। आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं आती? आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी सर, आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने बताया डेफिनेशन, लेकिन मुझे आवाज नहीं। दोबारा बताएं प्लीज। ये सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर आ रहा है। मुझे आपकी नहीं आ रही बेटा, आपसे समझ नहीं रहे। यस सर, डेफिनेशन समझ आ गई है। आप मुझे बताए ना, समझ आ गया तो मैं लिखना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन है जो डाटा प्रोसेस करती है। मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? सर मैं बताता हूँ। Sir, computer is an electronic device that receives an input through a medium and processes it and gives the output. And store some Also information stores for information future for future use. Sir, sir, जी जी, आवाज आ रही है बेटा, आगे बात करें सर के। सर मैंने आपसे पूछना था कि बुक मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी देखी थी आईटी की बुक की, तो उसमें सर वो रैम रोम और सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम वो हमने अभी नहीं पढ़ा, वो कब पढ़ेंगे सर? आपको मैंने रैम रोम नहीं पढ़ा है बेटा, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं चले। आपने सीपीयू पढ़ा है? यस सर, सीपीयू पढ़ा था। सीपीयू की कंपोनेंट में रैम नहीं था? यस सर था, रैम रोम दोनों थे। तो उससे मैंने आपको नहीं बताया था? बताया तो सर, No, पता sir. नहीं शायद मैं। नो सर नहीं बताया। अच्छा ठीक, नहीं बताया था सर। नहीं बताया था सर आपने। ओके नहीं बेटा। बताया सर। सर वो सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम वो भी नहीं बताए सर। अच्छा ठीक है, अभी बात कर लेते हैं बेटा। हम इनपुट डिवाइसेस प्रोसेस किया, देन इसको चले मुकम्मल कर लो, फिर वहाँ चलते हैं, इन टॉपिक्स पे चलते हैं। गिव्स आउटपुट, बाकी डेफिनेशन मैंने स्किप कर दी क्योंकि अब हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे थे। एक बेटा रैम और रोम का स्टूडेंट कह रहा है कि रैम रोम हमने नहीं किया हुआ। अच्छा एक मिनट बेटा वेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा चलो ठीक। कौन सी टेबल? नहीं अभी कुछ भी नहीं है, अभी तुम घर जाओ फिर मैं तुम्हें बता दूँ। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अच्छा बेटा, हमारे पास एक फंक्शन एक कंपोनेंट रह गया था, रैम और रोम। ये दो आपके प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। मेमोरी हमारे पास दो तरह की है। मेमोरी क्या है? जो स्टोर करती है डेटा को। मेमोरी हमारे पास दो तरह की है, प्राइमरी स्टोरेज
सेकेंडरी स्टोरेज। ये दो तरह की मेमोरी है जो आपके सिस्टम में होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी में बाकी आपके जितने भी वो हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, जितने भी हैं, मतलब सीडी डीवीडी जितने भी आप नाम ले लेंगे वो सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, जिसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस सिर्फ आपकी दो होती हैं। हार्ड डिस्क प्राइमरी में नहीं आता। आपको ये लगता होगा आता है, लेकिन नहीं आता। बाय डेफिनेशन हार्ड डिस्क प्राइमरी में फॉल नहीं करती। रैम और रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी में होता है, और बाकी जितने भी आपके हैं, चाहे कोई भी नाम ले लें आप, सारे सेकेंडरी में ही आते हैं। अब प्राइमरी स्टोरेज को फिर फर्दर अगर आप रैम और रोम दो को देखें, तो रैम आपका बेटा शॉर्ट फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके ना दो दो फंक्शंस या दो रोल्स प्ले करती है। पहले नंबर पे ये कि जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू तक पहुंचाती है थ्रू बसेस। मैं तो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि ये तो उसका सीपीयू का हिस्सा है, शायद रह गया होगा। इंस्ट्रक्शंस जब बेटा प्रोवाइड करते हो, तो इंस्ट्रक्शंस आपकी सीपीयू तक कैसे पहुंच जाती हैं? वो रैम और बसेस के थ्रू सीपीयू तक जा रही होती हैं। इसी तरह से जब सिस्टम उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स कि जब उनको वो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट होता है या जो आउटपुट होता है, वो भी आपके पास जब रिसीव होगा, तो सीपीयू वापस वही सेम, मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन होगी। पहले आपकी इंस्ट्रक्शंस रैम के थ्रू जाएंगी सिस्टम के सीपीयू के पास। सिस्टम जब उनको एग्जीक्यूट करेगा तो वापस वही बसेस के थ्रू, वापस रैम के थ्रू होकर आपके पास स्क्रीन पे आ जाएंगी। ओके बच्चों? ओके सर। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो वो सीपीयू तक उनको पहुंचाने में रैम अपना रोल प्ले करती है, सिंपल। इसी तरह से, और जब रिजल्ट आना होता है, आउटपुट आना होता है, तो सीपीयू जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, तो उसने रिजल्ट देना है आपको। तो वो सीपीयू खुद रिजल्ट नहीं देता, सीपीयू आगे वो बसेस के थ्रू, रैम के थ्रू स्क्रीन पे आपके लेके आएगा। तो इसलिए इसका ड्यूल रोल है। ये इनपुट के टाइम पे भी सपोर्ट करता है, जब आप इनपुट प्रोवाइड करते तो भी अपना रोल प्ले करता है, और आउटपुट के टाइम पे भी अपनी रैम अपना रोल प्ले करता है। लेकिन इसमें ना कुछ इश्यूज है रैम के साथ। क्या? वो देखते हैं हम। इट इज वोलाटाइल बाय नेचर। अब पता है वोलाटाइल क्या होता है बेटा? सर जो कुछ देर के लिए स्टोर होता है सर। गुड। ये जो स्टोरेज है ना बेटा, आपकी टेम्परेरी नेचर की स्टोरेज है। टेम्परेरी का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि जब तक वो कंटेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो इस रैम का काम खत्म हो जाएगा। जब आपकी खुदा ना खास्ता आप कोई काम कर रहे हैं और पावर लाइट चलेगी, तो वो जो सर ये काम वोलेटाइल का आपने क्या बताया? होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी इन नेचर, कि वो जो स्टोर करे, क्योंकि ये तो स्टोरेज डिवाइस है ना बच्चे, मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो जो डाटा इसमें स्टोर्ड होता है ना, वो परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और सिर्फ इतना होता है कि जब उसने एग्जीक्यूट होना, स्क्रीन पे आना, तो उसका काम खत्म हो जाना, बस। ओके? वो टेम्पोरली स्टोर्ड हुआ वो होता है ना। मिसाल के तौर पे मैंने आपको अगर ये एक लाइन लिख के दिखानी थी, मैंने टाइप किया, सिस्टम ने एक्सेप्ट किया, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, रैम का काम खत्म, बस इस तरह से होता है। तो ताकि पता है रैम रेडी हो गया ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। अब इस इंस्ट्रक्शन को रैम अगर स्टोर्ड रखेगी, और इंस्ट्रक्शन आती जाएंगी, और इंस्ट्रक्शन आती जाएंगी, तो इवेंचुअली होगा क्या इससे, मुझे बताएं। सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करो क्यों, ताकि बच्चों को समझ आए बाकियों को। सर देखें, हर सिस्टम चीज की एक सर दो कैपेसिटी होती है।
जी बेटा अगर रैम अगर हमको इंस्ट्रक्शन उसे दे रही हैं तो सर वो जो है ना ट्रांसफर कर रहा है, उसे अपना काम कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है सर, अगर एक गाड़ी की मिसाल ले लें, उसमें अगर हम एक हिसाब से वजन रखेंगे तो वो हिसाब से चलेगी, लेकिन ज़्यादा रखते जाएंगे ओवरलोड हो जाएगा तो वो गाड़ी ना तो सही चल पाएगी और ना ही कुछ। इसी तरह रैम का होता है सर, अगर उसके हिसाब का अगर हम उसे जो है ना देते हैं, डाटा देते हैं, वो अपना काम से प्रॉपरली करेगी। लेकिन जब डाटा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी, तो वो है कि सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा। गुड बेटा इन शॉर्ट सर रैम के जी बोले सर अगर रैम प्रॉपर वर्क ना कर रही हो तो एक जो पहले तो अभी तो जो न्यू मतलब रैम आ रही है उनका तो ठीक है, जो पुरानी रैम थी उनमें सर एक इशू आता था, वो स्क्रीन ब्लू कर देती थी और कोड एरर रहती थी, कोड 0.0081 का। अच्छा सर इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? बेटा ये तो हार्डवेयर का टेक्निकल इशू है। आपकी जो पुराने ज़माने की रैम्स होंगी उनके अपने इशूज़ होते होंगे। अब उसमें मिसाल के तौर पे अगर पुरानी रैम्स ही बाज़ दफ़ा वो हीटअप हो जाती थी, हीटअप होने की वजह से वो काम छोड़ देती थी, तो फिर ये कि आप उसको सिस्टम को ऑफ़ करो, रैम को रिमूव करो, प्लग आउट करके वापस प्लग इन करो, या बाज़ दफ़ा वो डस्ट की वजह से भी अगर उसमें प्रॉब्लम आता था तो उसको साफ़ करके वापस लगाया था वो चल जाती है। अब बाकी जो टेक्निकल इशू है जी उसके सर बारे ऐसे ही है। टेक्निकल इशू है तो विच मीन्स कि वो ख़राब हो गया रैम पे तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। लेकिन वो ये जनरल बात है बेटा, उसमें ये है कि अगर आपकी रैम, क्योंकि गर्मियों में पाकिस्तान में वो पता ठीक ठाक गर्मी होती है तो सिस्टम हीट होना शुरू होता है, तो उसका इफेक्ट आपके प्रोसेसर और रैम के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है बाद में। अच्छा बच्चों ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं और वो स्टोर जो होते हैं और वो इसीलिए शॉर्ट टर्म के होते हैं कि रैम ने इंस्ट्रक्शंस रिसीव की, सॉरी सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस लेके एग्जीक्यूट कर दिया, काम खत्म। फिर वो फ्रेश होगी, रेडी होगी अगली इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के लिए। तो अगर आप उन रैम खुद को रिफ्रेश ना कर पाए या वो परमानेंट नेचर की हो, जैसे आपके मेमोरी कार्ड की मिसाल ले लें, अगर उसकी कैपेसिटी 8 GB है तो आप उसमें 10 GB डेटा स्टोर कैसे कर सकते हैं? 8 GB के बाद आपको और अलाउ ही नहीं करेगा। तो रैम की भी कैपेसिटी होती है ना 2 GB 4 GB, आप उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको, वो हैंग हो जाएगा सिस्टम ही आपका। अच्छा दूसरा बेटा हमारे पास है रोम। ये रीड ओनली मेमोरी होता है जो बेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है आपकी वो परमानेंट नेचर की होती है। रैम और रोम दोनों स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्राइमरी स्टोरेज में आती हैं। रैम आपकी टेम्पररी स्टोरेज होती है, उसके जो कंटेंट्स है वो ऑटोमेटिकली जब लाइट चली जाएगी सिस्टम ऑफ हो जाएगा या कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। लेकिन रोम जो है ये परमानेंट नेचर की स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत मिनिमम सा है। इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन बहुत मिनिमम सा है। इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल बेटा ये है कि इसके कंटेंट्स परमानेंट नेचर के क्यों होते हैं। इसके कंटेंट्स बेटा परमानेंट नेचर के इस वजह से होते हैं, और ये मैं और आप इसको दोबारा ओवरराइट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते इसको ओवरराइट। कैसे? जब आप सिस्टम ऑन करते हैं, अगर आपके पास एचपी का सिस्टम है तो उसमें कभी डेल लिखा है आज तक? नो सर। बेटा जब भी आप सिस्टम स्विच ऑन करें, मोबाइल की एग्जांपल ले लें, मोबाइल भी तो आपका मिनी कंप्यूटर ही होता है ना। आप जो आजकल के हमारे वो हैं टच मोबाइल्स हैं, अगर आप उसको भी ऑन करें, बेटा अगर आपके पास सपोज एलजी का मोबाइल है या सैमसंग का मोबाइल है, तो आपको पता जब आप ऑन करेंगे तो सैमसंग और एलजी लिखा हुआ आता है शुरू में, आता है ना बच्चों ऐसे ही? यस सर। वो यस आपने सर। सोचने की बात है ना, हमेशा वही क्यों लिखा हुआ आता है, ये एक एग्जांपल है। इसी तरह सिस्टम के मामले में आप देख लें कि सिस्टम भी जब भी आप ऑन करेंगे, शुरू में जो है ना वो सामने एचपी का या डेल का या और किसी कंपनी का जो आपके पास लैपटॉप होगा उसका लोगो लगा हुआ आएगा। देन वो वहाँ से सिस्टम बूट करता है, बेसिक जो इसकी वो हार्ड डिस्क होती है, रैम है, प्रोसेसर है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से वो बूट करके आगे विंडोज़ में चला जाता है। तो जो शुरू का बूटिंग का प्रोसेस होता है ना कि आपने बटन दबाया, सिस्टम ऑन हुआ, और ऑन होके आगे जब बूटिंग तक पहुँचता है, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने जो नहीं दी ना उसको, कि दी आपने? नहीं नो सर, सर। वो हमने नहीं नो दी सर। होती। गुड बेटा, आपने जस्ट सिस्टम स्विच ऑन किया है सर, बटन तो मैंने दबाया ना। ये तो वो वाली बात होगी कि पैसा सारा हमारा, मेहनत हमारे मजदूरों की, टैक्स का पैसा, और हमारे सियासतदान जाके उसको इफ्तिताह करते हैं तो नाम उनका लग जाता वहाँ पे।
तो आप जब सिस्टम को बेटा ऑन करेंगे, आपका रोल उसमें ज़रूर है, लेकिन ऑन होने के बाद जो अगला प्रोसेस है वो सिस्टम खुद ब खुद परफॉर्म कर रहा होता है, आप कुछ नहीं कर रहे होते। अभी आप स्क्रीन पे देखें, मैं इसको इनपुट नहीं दे रहा, तो आपको कुछ इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इसके अलावा जो मतलब जो है उसके अलावा कुछ और आ रहा है यहाँ पे? नो सर, कोई नहीं आ रहा। इट मीन्स कि जब तक आप इनपुट नहीं देंगे सिस्टम इनपुट कहाँ से लेगा? लेकिन वो वाला इनपुट वो इनपुट है जो परमानेंटली स्टोर्ड होता है उसके अंदर। इट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है हर दफा। जब भी आप सिस्टम ऑन करोगे ऑटोमेटिकली उन इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना होता है, और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होती है? रोम के अंदर। रोम मीन्स के रोम में ये लिखा हुआ होता है, बताया हुआ होता है कि सिस्टम को इस तरह से लेके आगे चलना है कि सिस्टम बूट होगा, आगे आपके विंडोज का लोगो लगा हुआ आएगा, और देन वो आगे विंडोज के लॉगिन स्क्रीन पे जाकर रुक जाएगा, जैसे ये भी रुका हुआ है। जब तक आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं करोगे या उसको मजीद इंस्ट्रक्शन दे दोगे, वहां पे वो रुका रहेगा आराम से। ऐसा ही होता है ना बच्चों? यस सर। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस Yes, आपको है ना बेटा कि सिस्टम ने बूट कैसे होना है, शुरू में एचपी लिखा हुआ आएगा, डेल लिखा हुआ आएगा। सर मेरे सिस्टम में एचपी को लिखा हुआ आता है बेटा, आपकी कंपनी है ना एचपी, उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट भी तो करनी होती है ना, कंपनी ने अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करना होता है उन्होंने। तो इसलिए जिस कंपनी का मोबाइल आपके पास हो, जिस कंपनी का लैपटॉप हो या सिस्टम हो, उसका डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे आपको सामने इनिशियली शो होता है। बात बेटा आपको समझ आ गई है? yes sir. ओके। इसमें बेटा मैं Yes, आपको sir. एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ, आल्दो आपको समझ आ गया होगा। अभी पिछले शायद 5 सालों में या 7 सालों में इन्होंने, या 8 साल कर लो, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप्स दिए, पता ना आपको? यस सर। तो वो उसमें जब आप लैपटॉप स्विच ऑन करते हो, आपने कभी देखा होगा, आपको पता होगा, दोनों भाइयों की तस्वीरें आ जाती हैं उसमें शुरू में ही। वो यस क्या सर। है, वो आपको अच्छा ना भी लगे तो वहाँ पे वो आ रहे होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर्ड है? रॉम में। अब आपको समझ आ गई ROM मेरी में बात? सर. यस सर। बेटा अगर मैं नून लीग को सपोर्ट नहीं भी करता, चले यही रेलेवेंट बात है, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं भी करता, मुझे लैपटॉप तो मिल गया ना, तो अगर मैं उसको स्विच ऑन करूंगा, जब भी मैं देखूंगा आगे स्क्रीन पे उन्हीं का नाम और उन्हीं का वो पढ़ा लिखा पंजाब और पता नहीं कौन कौन से उनका नाम रखे हुए थे, तो वो चीज़ें जो है वो रॉम में स्टोर्ड होती हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस आप नहीं देते हो, वो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं बाय डिफॉल्ट कि सिस्टम को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे चलना है। आई होप सो कि अब क्लियर हो गया होगा। यस सर। गुड। यानी कि जो सिस्टम खुद ब खुद परफॉर्म होता रहता है, वो रॉम का ही काम होता है। जी, और वो इनिशियल सेटअप है, इनिशियल, बाद वाला नहीं, इनिशियल। जी बेटा। ओके सर, सही हो गया। यार जी इस बेटा। सर जो सर वो हम फाइल प्री खुद सेव करते हैं। दोबारा बताएं बेटा। सर एक क्वेश्चन है। सर मैं कह रहा था कि जो जो बोले जो प्री डिफाइंड होता है, जिसको मतलब यूजर नहीं डिफाइन कर सकता, ये रोम होती है। जी। यूजर बेटा, यूजर मींस अगेन थोड़ा क्लियर कर लें क्योंकि बच्चे फिर बहुत शरारती हैं। कल आपकी क्लास में मुझे ये बात याद आ गई, मुझे भूल गई थी बात। आपकी क्लास में शायद एक बच्चा था, वो मैंने व्हाट्सएप में मैसेज देखा था, वो इस चीज़ का इंजॉय कर रहा था कि सर कह रहे हैं जी वेब कैम जो आउटपुट डिवाइस है। आप में से था ना एक बच्चा ऐसा? आप एक ही ग्रुप में से था। तो बेटा आप बात मुकम्मल होने दिया करें, आधी बात को ना पकड़ा करें। मैंने कहा क्या वेब कैम जो है आउटपुट डिवाइस होता है? मैं तो आपको मजाक कर रहा था कि आप लोग ये समझते होंगे कि वेबकैम आउटपुट डिवाइस होता है। इसी तरह से ये जो वर्ड है ना यूजर, इसको समझें, यूजर हम हैं। बाकी जिनकी बात होती है ना बेटा, वो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो डेवलपर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो रॉम को भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ समझ लें। यूजर में मतलब जिनको हम जनरल यूजर्स कहते हैं, वो हम और आप होते हैं, जो आमतौर पर सिस्टम को सिर्फ जो जिनके लिए एंड यूजर का वर्ड यूज करते हैं, वो हम लोग हैं। लेकिन जो प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो बेटा रॉम को भी रीराइट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। क्यों? नंबर 1, उनके पास बेटा मशीन्स होती हैं, उनके पास जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, देन उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप रॉम को रीराइट कर सकते हो। अब ठीक है बेटा, लेकिन हम नहीं कर सकते। मीन्स कि हम अपने लेवल पर सोचें कि मैं अपनी रॉम को खुद रीराइट कर लूँ और गंजों की तस्वीर चली जाए, वो नहीं जाएगी, वो नहीं रहेगी। ओके सर जी। जी Yes sir. यस सर। सर बेटा क्वेश्चन कर लिया करो यार, सर पे रुक जाते हो, पूछे ना। परमानेंट स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज एक चीज है? दोबारा बताओ। प्राइमरी और सेकेंडरी? नहीं सर, परमानेंट स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी और सेकेंडरी तो सर हो गए ना, ठीक है। जी। सेकेंडरी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज एक चीज है?
मतलब सेकेंडरी में परमानेंट तरीके से सॉल्व किया, वो मतलब की जाती है ना फाइल्स वगैरह, मतलब जैसे HP का वो डिस्प्ले आता है ये वो। बेटा जो आपकी रोम है सिर्फ वो परमानेंट बाय नेचर होती है, सिर्फ वो, बाकी कोई भी डिवाइस। सर यार रुक जाओ ना बेटा, आप एक मिनट रुक जाओ। सिर्फ रोम जो होती है ना, टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं, बहुत टेक्निकली, जनरली नहीं, टेक्निकली सिर्फ रोम परमानेंट बाय नेचर होती है, क्योंकि इसको रीराइट करने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि जो उठेगा रोम को रीराइट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको हम परमानेंट कंसिडर कर सकते हैं बाय 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 नेचर। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज बेटा कभी भी परमानेंट नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है। उसके लिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज का वर्ड यूज कर सकते हो। परमानेंट बाय टेक्निकली, अगेन आई एम सेइंग, टेक्निकली वो परमानेंट नहीं होती। परमानेंट का मतलब है वो चीज जो वहां हमेशा रहती है, ऐसा ही है ना? यस सर। यस लेकिन बेटा आप हार्ड डिस्क के कंटेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपने सही समझा सर, मुझे सही जवाब मिला गया। ओके बेटा, हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा मौजूद होता है, हम उसमें मजीद चीज़ें, मतलब अगर हमें फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो शोज़ देखते हैं, उनकी एपिसोड जो नई एपिसोड आती है वो अपने पास रखते जाते हैं, पुराने एपिसोड्स को डिलीट करते रहते हैं। तो इट मीन्स कि बेटा हम अपने हार्ड डिस्क में जो कंटेंट्स डाटा मौजूद है उसमें से कुछ को इरेज कर सकते हैं, कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं। तो परमानेंट का वर्ड बेटा हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जो हमेशा के लिए फॉर एवर हो। ओके, लेकिन हम आम जुबान में जनरली जो बात होती है उसमें हम हार्ड डिस्क को उसमें परमानेंट नहीं कंसिडर करते, पर है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इन दोनों बातों में फर्क है। सर ये जो आजकल मोबाइल में सर आती है स्टोरेज, ये परमानेंट होती है? नहीं बेटा, वो तो वही मसला था फिर बेटा, परमानेंट कैसे होती है? आपके क्या वो डेटा लॉस नहीं हो जाता बीच में से? ओके सर, क्लियर। ठीक है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ ना, परमानेंट लफ्ज़ पे तो थोड़ा गौर करें ना। आप ये समझे कि आप आइंस्टाइन से ज़्यादा समझदार हैं, तो आपके समझने से क्या होगा, क्या या मेरे कहने से क्या होगा कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। बेटा उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखो ना। परमानेंट का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा के लिए होती है। लेकिन हार्ड डिस्क के केस में प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि आप चाहो तो आप डेटा को इरेज भी कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप परमानेंट कह सकते हैं उसको, बट एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म नेचर की स्टोरेज डिवाइस होती है। परमानेंट थोड़ा सा नामुनासिब है उसके लिए वर्ड यूज़ करना। ओके सर अगर आप स्मार्टफोन लो 64 GB का, तो स्पेक्स में लिखा होगा 4 GB रैम 64 GB रोम, वो रोम को ही 64 GB कह रहा है, तो वो गलत कह रहा है? नहीं बेटा, आप इन्होंने ना अगेन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल की रोम की बात हो रही है। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो सिस्टम की रोम की है। उन्होंने बेटा टेक्नोलॉजी के थ्रू ना उन्होंने उसको रोम बनाया हुआ है, क्योंकि रोम की स्पीड ज़्यादा होती है। तो वो रोम की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और उसमें वो रीराइट की उन्होंने ऑप्शन रखी हुई है इसके अंदर, क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क सर तो वो नहीं होती बेटा, उसमें हार्ड डिस्क कंप्यूटर तो की नहीं जुबान होती। में कंप्यूटर की उन्होंने जुबान में उसे सर हम सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं। जी बेटा, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें हार्ड डिस्क तो नहीं होती ना। तो हार्ड डिस्क की जगह पे उन्होंने जिस कंपोनेंट को यूज़ किया वो रोम है। ओके अच्छा बच्चों, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे जितने भी आप नाम ले लें, मैंने आपको 4-5 एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है स्क्रीन पे, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में। इसके अलावा और भी जो हैं सब सेकेंडरी में आती है। एक तीसरी भी स्टोरेज है हमारी जो आजकल की जनरेशन की है, वो है ऑनलाइन स्टोरेज। ये तो तकरीबन सारे बच्चों को पता ही होगा। इसे क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं, पता है ना बच्चों आपको? यस सर। गूगल ड्राइव। एब्सोल्युटली पता है, गूगल ड्राइव भी है हमारे पास और वन ड्राइव भी है, और आईफोन वालों के पास आई क्लाउड होता है, ऐसा ही है ना बच्चों? यस सर। यस सर। और भी एग्जांपल्स होंगे, लेकिन इतनी काफ़ी बेटा, ये आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने डाटा को ऑनलाइन, बल्कि हर जगह हो रहा है यार। अब तो फेसबुक आपको अलाउ करता है, याहू आपको अलाउ करता है, और भी जो अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं सारे आपको, व्हाट्सएप ट्विटर सारे आपको अलाउ करते हैं कि आप एक्चुअली उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डाटा को ऑनलाइन स्टोर करते हो। तो आप तो एक्चुअली स्टोर तो ऑनलाइन ही कर रहे हो सारा। तो वो जो स्टोरेज आपकी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, इट मीन्स कि उसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ही है ना बच्चों? यस सर। बेटा हार्ड डिस्क तो मेरे सिस्टम में लगी हुई है, यूएसबी मेरी जेब में होगी, मेरे बैग में होगी, मेमोरी कार्ड मेरे बैग में होगा, सीडी डीवीडी मैंने दराज में रखी हुई होगी। ये वो चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं,
इनका इश्यू नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए बेटा आपके पास इंटरनेट की एक्सेस ज़रूरी है। इंटरनेट नहीं होगा तो आप ऑनलाइन अपने स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन फ़ायदा भी बहुत है कि आपको कोई मसला ही नहीं, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आप इंटरनेट के थ्रू अपनी ऑनलाइन स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके बच्चों? ओके सर। सर ठीक है। अच्छा बेटा, इसके इसके अलावा हमारे पास बेटा और क्या रह गया था? कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बेटा हमारे पास एक हेडिंग है टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसमें इसके ना 4 या 5 इन्होंने, शायद 5 इसके इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पहला है आपका सुपर कंप्यूटर्स। बेटा सुपर कंप्यूटर्स इनको इस वजह से कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट होते हैं। और ये वो कंप्यूटर्स नहीं है बेटा कि आप ये सोच लें अच्छा मेरे पास 70,000 है तो क्या मैं सुपर कंप्यूटर ले सकता हूँ, मेरे पास तो 2 लाख है क्या मैं सुपर कंप्यूटर ले सकता हूँ? आप नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि ये मार्केट से मिलता ही नहीं है। ये क्या होता है स्पेसिफिक, बेटा टाइम नहीं वेस्ट करना, कोई काम की बात तो जरूर पूछिएगा लेकिन फजूल सवाल है। स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ये स्पेसिफिकली इसको डिजाइन किया जाता है बेटा, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। मार्केट मीन्स आप इवन इंटरनेशनल मार्केट से भी इसको आप परचेज नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये पर्पस बिल्ड होता है बेटा, इसको किसी मकसद के लिए बनाया जाता है और वो मकसद मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप पास 5 लाख है तो आप जाओगे मार्केट में जाके लेके आ जाओगे। मिसाल के तौर पे नेशनल डिफेंस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यार, अच्छा और भी था। इन इन ऑर्गेनाइजेशंस में या इन पर्पसेस के लिए स्पेसिफिकली बेटा इन सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम नेशनल डिफेंस की एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने इंग्लिश मूवीज़ देखी हो या थोड़ा कभी आपने कभी कोई इंग्लिश मूवीज़ कभी भी कोई देखी है तो जो स्पेसिफिकली आपकी ये सस्पेंस या थ्रिलर या एक्शन मूवीज़ होती हैं, अक्सर उनमें जो है ना वो इनके जो एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज, उनके ऑफिस के अंदर की इन्वायरमेंट दिखाते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर एक ही टाइम पे कोई 50 तरह के व्यूज़ आ रहे होते हैं। इतना बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, बल्कि उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि ये वो वाला कंप्यूटर नहीं है जो आप ये समझेंगे कि जिसके साथ कीबोर्ड और माउस लगा हुआ होगा और आप काम करेंगे। ऑफ कोर्स कीबोर्ड माउस उसके साथ भी होता होगा, लेकिन वो उसकी शेप और वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं इससे। और दूसरा इसका बेटा जो इसकी जो पावर है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि आप सोचें कि जब ये स्पेसशिप लॉन्च करते हैं बेटा, ये जो खला में सियारे भेजते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाम मेरे जमीन आ रहा है आप सोचें यहाँ सैटेलाइट। सैटेलाइट एग्जैक्टली। आप सोचें बेटा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ जमीन पे रहते हुए आप उसमें सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेट कर लेते हो। आपको क्या लगता है वो यहाँ 15,000 रुपये का HP का लैपटॉप लेके बैठा हुआ होगा बंदा? सोचे ना। इट मीन्स कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये बहुत बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है मार्केट सॉरी कह रहा हूँ, लिमिटेड लोगों के पास, और लोगों में भी हर कंट्री के पास ये 1 या 2 ही होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे ये। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके बेटा, इसमें एक और बहुत कॉमन एग्जांपल है। अब देखिए ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि ये समुंदर के नीचे अगर आप चले जाएं तो समुंदर के नीचे कैसे पता चलेगा कि एक कंट्री की जो है वो हदूद खत्म होगी दूसरे की शुरू होगी और वो आपको पकड़ लेते हैं? आपने सोची कभी? ये प्रैक्टिकली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं यार, पर हमें पता भी ऐसा है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप एक कंट्री को जो टेरिटरी है वो क्रॉस करके आगे चले जाएंगे? जमीन पे तो जाएंगे तो आप जाते हुए नजर आएंगे ना, वो तो बात समझ में आती है। आप हवा में जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? सोचें आप पानी के अंदर से जा रहे हैं तो वो कैसे आपको ट्रेस कर लेते हैं? सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू। और वो किस कैटेगरी में आएगा? नेशनल डिफेंस में। अब आपको बात समझ आ रही है? यस सर। बेटा प्रैक्टिकली सोचे ना कि हम अगर जमीन पे जाएंगे तो किसी को दिख जाएंगे, भाई तू कहाँ जा रही है, तो हमारा इंडिया स्टार्ट हो गया यहाँ से।
लेकिन ये भी बात मजाक है। लेकिन अगर आप उसको पानी के अंदर से देखें, आप समुद्र के अंदर से क्रॉस करके जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, तो वहां कैसे पॉसिबल है कि आपको और दूसरों को पता चल रहा होगा कि जी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारी हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं? वो इन्हीं की वजह से हो रहा होता है। इसी तरह से पाकिस्तान में तो ये मजाक ही है वैसे ये चीज़ें। हमारा तो ये होता है कि मीडिया शोर मचा रहा होता है, सैलाब आने वाला है, बारिशें हो गई हैं, हमारे इदारे सोए हुए होते हैं, और बाद में जब सैलाब आ जाते हैं तो फिर ये लोगों से फंडिंग लेते रहते हैं, बस इनका और कोई काम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया में क्या होता है बेटा, खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आने हो, आपको पता है ना, उनको पहले पता चल जाता है। यस सर। Yes, sir. प्रेडिक्शंस होती है, मैंने इसी वजह से प्रेडिक्शन का वर्ड यूज किया, प्रेडिक्शन का। उसमें उसमें फिर भी थोड़ा डाउट होता है कि उसमें चले 5% 10% मार्जिन होता होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता जैसे उनके वो जल्जला आता है वहाँ पे, तो उनको उनको पता चल जाता है कि जल्जला जो आएगा उसकी शिद्दत क्या होगी, उसकी वजह से जो डैमेजेस होंगे वो क्या होंगे, अगर फ्लड्स आएंगे तो उसकी वजह से उसकी शिद्दत क्या होगी, उससे नुकसान क्या होगा। तो वो जो उनका माली नुकसान तो फिर भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन लोगों को वहाँ से वो सेफ जगह पे पहुंचा देते हैं। ऐसा ही होता है ना, निकाल के ले जाते लोगों को वहां से वो। यस सर। तो ये सारे मामला बेटा आप एक 15-20 हज़ार रुपए के लैपटॉप पे बैठ के नहीं कर सकते। उसके लिए जो कंप्यूटर्स आपको चाहिए होते हैं उनके लिए सुपर कंप्यूटर का वर्ड यूज करते हैं, और ये नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे सिर्फ जो चंद इदारे हैं उन्हीं के पास होता है, बाकी आम इवन जो बाकी इदारे हैं उनके पास नहीं होता है। ये चंद जो बड़े इदारे हैं उनके पास होता है। अब क्लियर है बच्चों? यस सर क्लियर है। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. दूसरा बेटा इसके जान बेटा दूसरे, और ये तो बिल्कुल फजूल बात है कि ये डिस्कस करना सर ये कितने का होता होगा बेटा, हाई हाउ आई कैन नो किसी कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ बेटा कि ये तो अवेलेबल ही नहीं है ना। इसके ऊपर तो बात करना भी ये नहीं मुनासिब नहीं, क्योंकि वो तो फिर फजूल बात हो जाएगी कि ये 5 करोड़ का मिलेगा, 10 करोड़ का मिलेगा, वो तो वो जो, और स्पेसिफिकली ये सिर्फ दुनिया में चंद कंट्रीज है बेटा जो ये बना रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जैसे हम तो बाकी छोड़े, हम तो जो लैपटॉप कंप्यूटर पर करते हैं सर ये पहले किस कंट्री ने बनाया था? डेफिनेटली जापान और यूएस, और तीसरा आपका शायद वो है एक और जो टेक्नोलॉजी के एडवांस कंट्री रशिया। रशिया में भी, रशिया है वो, ये सबसे बड़ी कंट्री नहीं है इस टाइम। अच्छा मैंने बेटा आपको पता है ये जो पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस होती है ना कंट्री टू कंट्री, वो यही होती हैं। जैसे अगर पाकिस्तान चाइना का दोस्त है तो चाइना हमें सपोर्ट करता होगा इन मामलात में, जापान पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं हमें सपोर्ट करता होगा, यूएस के इंडिया के साथ अच्छे है तो इंडिया को भी यूएस सपोर्ट करता होगा इन मामलात में। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। चलो, क्योंकि बेटा हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप बना सकें, सुपर कंप्यूटर हमने कहाँ से बनाना है। अच्छा बच्चों, दूसरे नंबर पे हमारे पास है मेन फ्रेम। बेटा आपके सर्वर्स होते हैं वेरी फास्ट, बल्कि इसको एक्सट्रीमली फास्ट लिखते हैं, चले वेरी फास्ट नहीं लिखते, छोटा हो जाएगा। इनकी कैपेसिटी भी बेटा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होती है, और ये भी स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस ही होते हैं। लेकिन ये आप ऑन ऑर्डर बनवा सकते हैं, मींस जैसे आप किसी को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरह की मुझे चीज़ें बना के तो आपको बना देंगे। ये चीज़ें अवेलेबल भी हैं, फॉर सेल भी होती हैं। आप मार्केट से तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनीज के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप ये परचेज कर सकते हो या बनवा सकते हो। मिसाल के तौर पर बैंक्स की एग्जाम्पल ले लें बेटा, मैक्सिमम बैंक्स के हेड ऑफिस कहाँ पे हैं? मैक्सिमम बैंक्स के, मतलब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या? कराची। गुड, कराची सर। अच्छा ठीक है, कराची में है और कुछ के लाहौर में है, कुछ के एक दो के इस्लामाबाद में भी हैं। तो अब अगर आप ये देखें कि सारे बैंक जो हैं इंटरनली तो आपस में अपनी अपनी गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं, लिंक किससे हुए हैं? वो हेड ऑफिस से सर। हेड ऑफिस से। तो बेटा ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक बैंक जो पाकिस्तान के एक आखिरी कोने में है और वो जो है वो क्योंकि जो कस्टमर्स का बेटा रिकॉर्ड है ना वो ब्रांच के अंदर तो होता है, मतलब आपके पास सिस्टम में तो होता है, लेकिन एक्चुअली वो सिस्टम में नहीं होता, वो डाटाबेस में होता है। जैसे आप लोग स्कैन्स के स्टूडेंट हो, अभी मेरे ख्याल में आप लोगों में से मेरे लिए ये रेलेवेंट है, लेकिन आप लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, बस तुम लोगों के पास बहुत फॉलो टाइम है वैसे जाया करने के लिए। आप लोग ऑनलाइन एनवायरनमेंट में हो, लेकिन आप ऑनलाइन रहते हुए आप स्कैन्स के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर हमारा सर्वर वीक होगा या बहुत वीक होगा तो इट मीन्स आपको प्रॉब्लम्स आएंगे उस सर्वर को एक्सेस करने में, और उस सर्वर की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी।
इसी ये तो मैंने सिर्फ आपकी एक एग्जांपल दिया बेटा, बैंक के तो करोड़ों में कस्टमर्स होते हैं। तो आप खुद सोचें, अगर एक बैंक कस्टमर एक बैंक के अगर करोड़ों में कस्टमर्स हैं और वो अगर आपके मेन डाटा को एक्सेस करेंगे, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इनके पास जो कंप्यूटर्स पड़े हुए होते हैं ना बेटा, वो मेन फ्रेम्स होते हैं विच आर एक्सट्रीमली फास्ट और उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एट द सेम टाइम जितने भी उनको जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं वो एक्सेस करने की कोशिश करें, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके बच्चों? फेडरल बोर्ड का जो रिजल्ट चेक करते हैं। ओके, चलो मान लिया। लेकिन आप में से किसी बच्चे ने देखा एटीएम का लिंक डाउन हो जाता है? कभी हुआ ऐसा एक्सपीरियंस आपको? नो सर। यस सर। बेटा एटीएम रिजल्ट के टाइम बिल्कुल, जब रिजल्ट के टाइम ऐसा होता है कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है बेटा? वो इस वजह से कि एट द सेम टाइम जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना वेबसाइट पे, मेंस के जब बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस करने, हज़ारों की तादाद में जा रहा है, बच्चों ने बस देखना ही होता है कि हमने किया क्या है, तो हर कोई फ़ौरन से एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो इट मीन्स कि फिर वहाँ पे उस मेन फ्रेम की क्वालिटी में कोई गड़बड़ है, वो मेन फ्रेम आपके सही वाले मेन फ्रेम नहीं लगे हुए। ठीक है बच्चों? यस सर। उसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे आपका आएगा, तीसरा कौन सा था बेटा? मिनी कंप्यूटर्स। तीसरा नाम क्या था? डेस्कटॉप। ठहरो, माइक म्यूट कर ले प्लीज, माइक म्यूट कर ले। बेटा थर्ड नंबर पे हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। अभी तक मैंने पहला बताया आपको सुपर कंप्यूटर, वो मेन मशीन है, वो तो सर्वर से बहुत ऊपर की मशीन है। वो मेन फ्रेम्स आपके वो भी सर्वर होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स ये भी आपके सर्वर्स होते हैं। डिफरेंस सर्वर्स कहते हैं बेटा जो मेन मशीन होती है, जो बाकी कंप्यूटर्स को साथ लेके चलती है, जो बाकी सिस्टम को साथ लेके चलती है। तो मिनी कंप्यूटर्स भी आपके सर्वर्स होते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी जो है या परफॉर्मेंस जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब ये कहाँ पे यूज़ होते हैं आपके? हमारे पास स्कैन्स में। और कहाँ पे यूज़ होंगे बेटा? और जो आपके जो स्कूल्स हैं आपके, वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। क्यों? ये कौन मुझे बताएगा बेटा? स्कूल्स में, स्कैन्स में, कॉलेजेस में या और इस तरह के जो इदारे हैं यहाँ पे, ये क्यों यूज़ हो रहा होगा बच्चों? सर इंफॉर्मेशन एक तो स्टोर करनी होती है बेटा, क्योंकि जैसे सिटी स्कूल है, इसके लिए रूट्स है। गुड बेटा, अब सुने, सिटी स्कूल है, रूट्स है, एजुकेटर्स है, बीकन हाउस है, स्कैन्स की मैंने एग्जांपल आपको दे दी, और बड़े स्कूल्स है और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज होती हैं। ऐसे ही है ना बेटा? उन सब का डेटा जो है वो पीछे मेन जो हेड ऑफिस है, क्योंकि आप स्कूल्स के भी कॉलेजेस के भी मेन हेड ऑफिस बन गया ना, तो उन सब का डेटा मेन पीछे हेड ऑफिस में आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ने आगे जितने भी उनकी फ्रेंचाइजीज हैं, ब्रांचेज हैं, उनसे अपना शेयर लेना होता है, या अपना जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में उनका रिकॉर्ड रखना होता है स्टूडेंट्स का, मतलब व्हाटसोएवर द रीजन इज। लेकिन उसका बैकएंड पे रिकॉर्ड आपके मेन जो हेड ऑफिस है, चाहे वो किसी स्कूल का हो, किसी कॉलेज का हो, या किसी इवन शॉप का भी हो जाए, जैसे ये राहत बेकरी है या तहजीब बेकर, जगह जगह पे है पिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि अब तो और सिटीज़ में भी है। तो लाहौर में गोरमे बहुत ज़्यादा है, अब वो इधर पिंडी इस्लामाबाद में भी शायद आ गई है। तो इट मीन्स के उनके जो हेड ऑफिस है उनको रिकॉर्ड चाहिए होता है, बाकी उनकी ब्रांचेस का भी। तो उनके लिए भी उन सब ब्रांचेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनको एक बड़े हैवी सिस्टम की ज़रूरत है। होता वो भी सर्वर है, लेकिन वो लेस पावरफुल है एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम। ठीक है बच्चों? आप उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आएगा, जो अब हम आपके लेवल पे आ गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इसके लिए पीसी का वर्ड भी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर बेटा अब 1, 2 एंड 3 ये तीनों सर्वर की कैटेगरी में आते हैं, मेन कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब जो आप 2 पढ़ोगे ना, नंबर 4 और 5, ये आपके पर्सनल लैपटॉप से होते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर से होते हैं आपके। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है बेटा आपके, ये जो आप अभी यूज़ कर रहे होंगे, मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आप ऑफिस में यूज़ करते हो, जो एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, मेन सर्वर की बात नहीं कर रहा मैं, जो एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा? नासा की बात कर लें, सबको पता है बेटा नासा जो है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च के हवाले से, बल्कि यूएस की शायद सबसे बड़ी रिसर्च फर्म में से एक है वो, ऑर्गेनाइजेशन में से एक है वो।
आप खुद सोचिए बेटा, आपको क्या लगता है कि उनके हर एम्प्लॉय के पास सुपर कंप्यूटर होगा? क्या कहते हैं आप? सर डेफिनेटली नो। गुड। बेटा सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर होता है, और मैंने आपको बताया शुरू में, इसलिए मैंने कहा था बेटा ये वो कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर्स को साथ लेके चलता है। और बाकी कंप्यूटर्स मीन्स जो ह्यूमंस उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, उससे डाटा ले रहे हैं उनकी बात हो रही है, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स, ये सारे सर्वर्स होते हैं जो बाकी कंप्यूटर्स को साथ लेके चलते हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि जो बाकी कंप्यूटर्स है वो भी सुपर कंप्यूटर में होंगे। वो आम कंप्यूटर्स ही होते हैं जो एक लिमिटेड परफॉर्मेंस वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शंस लेनी होती है, जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं, वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं परफॉर्म। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जो है ना, ये उनके पास होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के पास, हमारे टीचर्स के पास, स्टूडेंट्स के पास, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं आपके। और पांचवा जो आखिर में रह गया बेटा आपका, वो आपका ये टैबलेट्स और लैपटॉप वगैरह है। सर माइक्रो कंप्यूटर्स। जी बेटा माइक्रो कंप्यूटर, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, या इसके अलावा और जो आपकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, आईपैड जो है आपका, इस तरह की चीज़ें, ये सारी आपकी लास्ट कैटेगरी में आती है माइक्रो कंप्यूटर्स। इनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी कहते हैं। नोटबुक्स भी होती हैं बेटा आपकी, नोटबुक का वर्ड भी यूज़ करते हैं। नोटबुक बेसिकली एक मॉडर्न वर्ड है इसी का। क्या बेटा, अब जो आपने पढ़ा सीखा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, किसी भी चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने सीपीयू वाला जो बताया हमने, आपने ये पूरा टॉपिक नहीं हमें वैसे पढ़ाया हुआ, अभी हमने इनपुट डिवाइसेस ही पढ़ी है। सीपीयू वाला हमने पूरा टॉपिक पढ़ना है, अभी बुक पे है जो। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लेंगे। हाँ जी, अभी सिर्फ हमने इनपुट डिवाइसेस शुरू की हैं और वही खत्म कर रहे हैं अभी, बाकी और सीपीयू पढ़ना है अभी। ठीक है बेटा, सीपीयू कर लेंगे। और की बात, और किसी बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो हम सारा कुछ ये पढ़ रहे हैं, जो आप समझा रहे हैं हमें सर, इनसे एमसीक्यूज आएंगे तो हमें जो बुक में लिखा हुआ है उसको हमने मेमोराइज भी करना होगा, यानी कि लाइंस को याद भी करना होगा कि नहीं? नहीं बेटा, आपसे जैसे मैंने आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इसीलिए करवाता हूँ क्विज की, ताकि बेटा सर आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा कि एमसीक्यूज बनते किस तरह के हैं। ये तो ज़रा अभी आप इनिशियल लेवल पे हो तो ये तो बहुत आसान आसान है। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप आगे चले जाओगे ना, तो आपका थोड़ा लेवल भी ज़रा मुश्किल वाला हो जाएगा, मतलब बेहतर हो जाएगा। तो उसमें फिर आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिल जाएगी कि एमसीक्यूज एग्जाम में आते किस तरह के। बाकी आपकी बुक में हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज गिवन भी हैं, तो आप वहाँ से भी एमसीक्यूज को पढ़ के समझ सकते हो कि क्वेश्चंस किस तरह से बन के आते हैं। ओके। तो सर जो आप पढ़ाते हैं उसको तो हम समझ रहे हैं, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह समझ तो आ रही है, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है, जो आपने समझाया, जो बुक में लिखा, उसमें कोई फर्क तो नहीं है? तो है या नहीं उसमें फर्क? बेटा मैं आपको ऐसी बात क्यों बताऊंगा जो आपके लिए इररिलेवेंट होगी या बुक में नहीं होगी। ये यस चीज़ ना, सर। ये चीज़ बेटा आपके लेवल पे एप्लीकेबल ही नहीं है कि सेम टू सेम वर्डिंग जो है वो आपकी एग्जाम में। आपको तो एमसीक्यूज आ रही है ना वैसे, और एमसीक्यूज में यस तो सर। वो कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लाइनों को नहीं देखते यस। कि जो जो हेडिंग, जो वर्ड या जो स्टेटमेंट्स आपकी बुक में लिखी हुई है सेम टू सेम तो वो कभी भी नहीं आती। ठीक है सर। टॉपिक्स वही होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप, एक बच्चा कह भी रहा था कि हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा है, तो इनपुट डिवाइसेस में अगर हमने MICR, OCR, BCR जो जो पढ़े हैं ना, वो उसके हवाले से आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकता है। टॉपिक नहीं चेंज होगा आपका, इररिलेवेंट टॉपिक कोई नहीं आएगा, उस टॉपिक के अंदर से वो स्टेटमेंट चेंज करें या उसको रिफ्रेश कर ले, वो हो सकता है। ओके सर। बेटा आप इसके अलावा बेटा आप बुक में चैप्टर 1 के एंड पे एमसीक्यूज गिवन है, आप वहाँ से देखिएगा जो मैक्सिमम आपने पढ़ा है वो उसमें है। क्योंकि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता ही IT हूँ, तो मुझे पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में भी है। आप बल्कि कुछ ज़्यादा सीखते हो बेटा, क्योंकि बुक के जो कंटेंट्स हैं वो पुराने हैं, तो उसमें ओके बात सर। सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो मे बी अपडेटेड ना हो। टेक्नोलॉजी है ना बेटा, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना ये जो जो फॉर एवर होगी। तो टेक्नोलॉजी तो हर 2 दिन बाद अपडेट हुई होती है, पता है ना आपको। यस सर। इसलिए मे बी हम कुछ यस ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन इररेलेवेंट वाली बात इसमें नहीं है। चलिए बताओ कि कोई टॉपिक के वाले से क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो बताइए। नो सर, नहीं है। सर नेट कैफे में कौन सी टाइप यूज नो होती है इन सर। 5 में से? ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में है बेटा, उनका जो जो सर्वर होता है। वो मिनी कंप्यूटर होता है।
पता देखिए ना, तो जो क्यों हॉस्पिटल के कंप्यूटर से यूज होते हैं वो सब मिनी कंप्यूटर होते हैं बेटा। जो जो इंडिविजुअल लोग बंदे यूज करते हैं ना, इंडिविजुअल यूजर्स, इंडिविजुअल मींस के जो मैं आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, कोई भी हो सकता है। वो जो यूज होता है ना बेटा, वो आपके मिनी कंप्यूटर से होते हैं। अदरवाइज सॉरी, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आपके सर्वर्स होते हैं जिनके साथ ये वाले कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक बच्चे ने अभी नेट कैफे का क्वेश्चन किया है, नेट कैफे में कितने सिस्टम होंगे यार? 15 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे यार, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे कनेक्टेड सर्वर के साथ होते हैं। तो वो सर्वर जो है वो मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसके साथ वो सारे कनेक्ट हुए होंगे, जिसके थ्रू वो इंटरनेट ले रहे होंगे, जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे सारी। और जो इंडिविजुअल वो जो 40 सिस्टम है, 50 सिस्टम है, वो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है बच्चों? आप सर ये माइक्रो कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप यस सर। कंप्यूटर फर्क कर दी। बेटा पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, मैंने इसलिए पीछे लिखा है ना, ये जो हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, ये जो 4 चीज़ें या 5 चीज़ें हमारी होती है ना बेटा, इसके लिए पर्सनल कंप्यूटर का वर्ड यूज़ करते हैं ना, उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ये जो मिनी माइक्रो कंप्यूटर है ना बेटा, ये होता है लैपटॉप के लिए, नोटबुक्स के लिए और टैबलेट्स वगैरह के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, जो छोटे साइज में होते हैं। पीसी तो बड़ा बड़ा होता है ना। ठीक है सर ये मोबाइल फोन भी माइक्रो कंप्यूटर्स में ही आते हैं? जी जी बेटा, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन भी और उसमें आप मोबाइल फ़ोन टैबलेट में फ़र्क ही कितना रह गया? आप और टैबलेट ही बना हुआ है पूरा मोबाइल अब तो। ताकि टैबलेट को उन्होंने मोबाइल बना दिया, अब उसमें सिम डाल दो आप। ठीक है बच्चों, आप जैसे आज कुछ बच्चों ने कहा कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो मैंने आपको बता दिया बेटा। इसी तरह से अगर कभी कोई ऐसा फील हो ना कि कोई टॉपिक रह गया है, तो कोई बात नहीं, मुझे बता दिया करें, मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैंने कभी भी कुछ स्किप नहीं करनी, वो अनइंटेंशनली मेरे से रह गई थी। तो अगर कभी ऐसा हो तो मुझे बता दिया करें। क्वेश्चंस क्योंकि आपके अब नहीं हैं, इंशाल्लाह हमारी अब मंडे को क्लास होगी। सीपीयू सिर्फ रह गया हमारा, वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जो पहले 3 चैप्टर्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। याद है आपको ये बात हुई थी हमारी? यस सर। सर। यस सर। तो बेटा अगर आप चाहते हैं ना कि हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से करें, सिलेबस अपना टाइमली कंप्लीट करें, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी करें, तो आपने थोड़ा सा ख्याल करना है बेटे। कुछ चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है। अगर वो हम पढ़ते रहेंगे तो मुझे पढ़ाने में कोई इशू नहीं है, मैं आपको थोरोली भी पढ़ा दूंगा। लेकिन फिर बेटा आप ही कल को कहना है सर हमारा तो सिलेबस ही नहीं मुकम्मल हुआ। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम इतना थोड़ा नहीं पढ़ेंगे बेटा, ज़रूरत नहीं है ना। और वो आपके आगे प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम नहीं आएंगी, उसको हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देंगे। बाकी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो एग्जाम के लिए हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो। ओके, जी सर। थैंक यू ठीक है सर। बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह